नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम, फटाफट हेमंत अत्री जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। एग्जिट पोल का खेल 5 तारीख मतदान खत्म होने के बाद शुरू हुआ। क्या उसका दिल्ली में अब एक्सटेंशन यानी पार्ट 2 चल रहा है? क्या एग्जिट पोल से जो नैरेटिव गढ़ना था उसके पीछे स्क्रीन पर एग्जिट पोल और स्क्रीन के पीछे यानी पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा था? मतगणना से करीब करीब 18 घंटे पहले एक सीक्रेट मीटिंग हुई दिल्ली में। 70 कैंडिडेट्स आम आदमी पार्टी, उनकी एक सीक्रेट मीटिंग हुई। मीटिंग खत्म होते ही केजरीवाल ने जो खुलासे किए हैं वो इशारा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल का खेल वो फेल हो सकता है। बीजेपी बहुमत से दूर रह सकती है और बीजेपी सरकार बनाने के लिए अपने दूसरे वाले फॉर्मूले यानी प्लान बी पर जा सकती है। विधायकों का जो है कि व्यवस्था वो अभी से ही शुरू कर दी है, प्रबंध अभी से ही शुरू कर दिया है। टेंट हाउस वालों को ऑर्डर दे दिया गया है, टेंट लाओ, बांस बल्ली लाओ, वहां पर कहां कहां किन विधायकों को रुकवाना है, किनको कितना देना है, पेमेंट करना है, सब व्यवस्था कर दी गई है। ये केजरीवाल के आरोप है और अमाउंट छोटा मोटा नहीं है। 15 करोड़ रुपए प्रति विधायक। बीजेपी की बोली वैसे भी कभी छोटी होती नहीं है, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं 15 करोड़, तो हम 15 करोड़ ही मानते हैं फिलहाल उनके आरोपों के मुताबिक। केजरीवाल ने 15 करोड़ बोला तो लगा कि बाजार उठ जाएगी, जैसे पैठ बाजार होती है, बारिश हो जाती है तो बाजार उठ जाती है, तो लगा बाजार उठ जाएगी। लेकिन बाजार उठने ना पाए, इसकी व्यवस्था करने के लिए तत्काल बीजेपी एक्टिव हुई, राज्यपाल को चिट्ठी लिखी और एसीबी पहुंच गई संजय सिंह के घर, अरविंद केजरीवाल के घर। जब एसीबी पहुंच गई है तो बड़ा सवाल यही है, क्या केजरीवाल घर में कैद हो जाएंगे और बाजार में कोई खलल पैदा करने वाला व्यक्ति नहीं रह जाएगा? इसी पर चर्चा करेंगे। सीधा चलते हैं हेमंत भाई, पहले तो पूरे घटनाक्रम को मैंने तो एक सारगर्भित तरीके से जो मैं समझ पाया मोटा मोटा अपने मोटी बुद्धि से उतना बताया। अब आप इसके पतले पतले जो धागे हैं वो खोलिए जरा। धन्यवाद आशीष भाई। सारे दर्शक साथियों को नमस्कार। देखिए, ये जो शह और मात का खेल है ये 5 तारीख से ही चल रहा है, कोई इसमें नई बात नहीं है। और जिस यूनिवर्सिटी को चलाती है अपने भारतीय जनता पार्टी, उस यूनिवर्सिटी के भी बहुत सीनियर फाउंडर्स में से एक केजरीवाल भी है। अगर आप ध्यान करेंगे तो वो उनके सारे चाल चरित्र और चेहरे को समझते हैं और वो उससे आगे बढ़कर चौका और छक्का मारने की कोशिश करते हैं। यही लगातार हो रहा है। अब जब से आपने ये देखा एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल आए हैं अब तक 14 इस चुनाव को लेकर के। 14 में से 12 भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत मस्त बना रहे हैं और एक आध भाई ने तो चमचागिरी की हद में 61 सीट भी बीजेपी को दे दी है। 61 तक चले गए। लोकसभा चुनाव ध्यान होगा आपको, 400 पार कर दिए थे एक आध भाई ने, तो चलो ठीक है, उनको मुबारक है, कोई बात नहीं। हकीकत क्या है आप देखिए, जब भी कभी एग्जिट पोल आते हैं आम चुनाव से लेकर के इस बार बीजेपी का जब जीत की घोषणा होती है एग्जिट पोल में, तो शेयर मार्केट कैसे कुलाचे भरती है। तो पहली बात तो कल परसों आए थे एग्जिट पोल, ना कल शेयर मार्केट ने कुछ किया ना आज कुछ किया, तो शेयर मार्केट भी भरोसा नहीं कर रही है इस बार एग्जिट पोल्स के ऊपर। समझ गए कि एक पैटर्न है और उस तरीके से जो कुछ भी खेला होता है। और 1 जून को जो आया था कि मोदी जी 350 सीट ला रहे हैं, और फिर 4 जून को जब रिजल्ट आया तो एक दिन में 25 लाख करोड़ सवा हुए थे। तो बेसिक इंडिकेटर इसका जो है शेयर मार्केट, अगर हम माने तो शेयर मार्केट ने इन एग्जिट पोल को रिजेक्ट किया एक तरीके से आउटराइटली। पहला तो ये। अब केजरीवाल साहब तो राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी, कहने को वो 2013 से पॉलिटिक्स में आए हैं, लेकिन ये उधेड़ बुन और जमा घाट ये बहुत पहले से करते आ रहे हैं। दिल्ली के चुनाव की मैं एक छोटी सी बात दर्शकों के लिए बता दूं, 2013, 2015 और 2020 3 चुनाव का अगर आप बात करें तो 3 चुनाव के अंदर वहां पर अभी तक 32 एग्जिट पोल आए, 13, 15 और 20। इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी जो भी चल रहा है उनमें से 24 एग्जिट पोल में से केवल एक सच के करीब था। सच नहीं था, सच के करीब था। तो एग्जिट पोल का दिल्ली के अंदर ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 13 में, 15 में और 20 में। और इस बार जो एग्जिट पोल आए हैं वो तो आपके सामने अपैरेंटली दिख ही रहे कि वो पूरे तरीके से प्रायोजित है। देखिए, एक चीज हमें आशीष भाई समझनी पड़ेगी कि जो केजरीवाल जो कुछ कर रहे हैं वो भी उसी एनवायरमेंट बिल्डिंग की एक्सटेंशन है जो बीजेपी ने एग्जिट पोल के जरिए की थी। बीजेपी ने परसों एग्जिट पोल के जरिए क्या दिखाया कि कोई है ही नहीं मैदान में
और हम ही हैं। अब केजरीवाल ने आज क्या किया, केजरीवाल बहुत खिलाड़ी का आदमी है, उन्होंने आज सुबह 11 बजे मीटिंग बुला ली फीडबैक लेने के लिए और मतगणना की गिनती के लिए। 70 के 70 कैंडिडेट बुला लिए, उनके बाद फीडबैक लिया कैंडिडेट टू कैंडिडेट, उसके बाद घोषणा कर दी कि हमारी 50+ सीट आ रही, और ये भी बता दिया 5-6 सीटों पर मुकाबला है, और जो भी कहानी गढ़नी होती है वो गड़गड़ा के साइड की। और फिर उन्होंने खुलासा किया कि हमारे 16 कैंडिडेट्स को 15-15 करोड़ रुपए ऑफर हुए हैं। ये टिपिकल केजरी स्टाइल है, टिपिकल ऐसे ही करते हो। और बीजेपी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि हमारे कैंडिडेट्स को 15-15 करोड़ ऑफर हुए। कांग्रेस के पास पल्ले तो 15 करोड़ है नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे कि किसने ऑफर किए। और उनमें फिर जो एक उनके मंत्री हैं मुकेश, उन्होंने वो ट्वीट भी कर दिया कि मुझे इस नंबर से फोन आया था और मुझे कहा कि आप 15 करोड़ रुपए लीजिए। ट्वीट भी है, ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। तो अब बीजेपी को तो इसमें वो लंबी चौड़ी वो शर्म तो मानते नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन एक्शन में आए तुरंत वो कि यार ये तो मामला एक्सपोज हो जाएगा इस तरीके से। तो उन्होंने तुरंत सक्सेना साहब को चिट्ठी लिखी, एलजी साहब को, और एलजी साहब आपको पता ही तत्पर रहते हैं बीजेपी की चिट्ठी पढ़ने के लिए। उन्होंने आओ देखा ना ताओ और तत्काल एसीबी को आदेश दे दिया। और एसीबी कहां पहुंची? केजरीवाल के घर, संजय सिंह के पास और मुकेश के पास। अब बीजेपी भी कोई कम खिलाड़ी, आम आदमी पार्टी कम खिलाड़ी तो है नहीं। संजय सिंह ने क्या किया, जैसे उनको पता लगा कि एसीबी पहुंच गई केजरीवाल के घर, वो पूरी वकीलों की फौज लेकर के केजरीवाल के घर पहुंच गई। तो जो एसीबी का जो प्रेशर होना चाहिए था वो डिफ्यूज कर दिया और कहा बताइए क्या बात है। तो हालत ये हुई कि एसीबी ने पहले तो संजय सिंह की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली पर से कहने को कि भाई क्या मामला है, और उसके बाद अब केजरीवाल की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है, वकील वही बैठे हुए। तो एक मोकरी बन गई सारी खेल की कि जो बीजेपी जो दबाव बनाना चाह रही थी एसीबी के जरिए, वहां वकील पहुंच गए। तो अब एसीबी भी क्या कर लेगी, वकीलों ने ब्रीफ कर दिया जो कुछ है जाइए। तो ये जो सारा शह और मात का खेल है, ये बेसिकली जो बीजेपी ने परसों एग्जिट पोल के जरिए एनवायरमेंट बिल्डिंग का काम किया था, जो वो हर जगह करते हैं, कि ताकि लोगों को मानसिक तौर पर उस शॉक थेरेपी के लिए तैयार किया जा सके। हर जगह करते हैं कि भाई देखिए ये परिणाम भी आ सकता है। तो वो उन्होंने किया था। अब केजरीवाल उनके गुरु घंटाल है, उन्होंने उससे भी बड़े वाला कर दिया। तो ये कल तक चलेगा लगातार मामला। लेकिन दिल्ली का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मैंने परसों भी किसी कार्यक्रम में कहा था कि दिल्ली का ट्रैक रिकॉर्ड कभी भी एग्जिट पोल के हिसाब से नहीं चलता है, खासतौर पे मोदी शाह रिजीम के अंदर। मोदी शाह रिजीम ने क्या किया है कि ये जो एग्जिट पोल जो है ना आशीष भाई, आप तो बहुत पुराने आदमी हैं, ये एक बहुत बढ़िया विधा थी, विधा है ये, और ये वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। इसमें स्टैटिस्टिक्स भी इन्वॉल्व है, इसमें डेटा एनालिसिस इन्वॉल्व है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपके पास डेटा है? यार ये देख लीजिए, ये मुकेश अहलावत का ट्वीट में दिखा देता हूं। मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन कभी अरविंद केजरीवाल जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे इस नंबर से फोन आया, उसने बोला कि उनकी सरकार बन रही है, मंत्री बना देंगे और 15 करोड़ भी देंगे, आप छोड़ के आ जाओ। मैं इनको कहना चाहता हूं कि जो इज्जत अरविंद केजरीवाल जी ने और आप पार्टी ने मुझे दी है, मैं मरते दम तक अपनी पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। देखिए नीचे इनकमिंग कॉल वाला स्क्रीनशॉट भी 12:09 PM का लगा दिया है खींच करके। और ये ट्वीट में ट्वीट की टाइमिंग भी देखिए, फोन की टाइमिंग सब लगा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के ट्रेंड लोग हैं, ये सब ट्रेन किए हुए, ये सब कमांडो हैं। ये जो है ये हाँ, ये जहां जहां तक मोदी अकेले सोचेंगे, यहाँ पे सब उतना सोचते हैं, शाह के जो शागिर्द, केजरीवाल के शागिर्द जितने हैं। अब बड़ी बात ये कि 55 बीजेपी दावा कर रही है और 16 जो है और टूट रहे हैं, तो 70 की असेंबली में 71 हो जाएंगे। 55 और 16 71 इस बार हो जाएंगे, एक आध एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं। सोचिए अब ये हालत है। चलिए मैं वही कंटिन्यू कर, जो था मैं बीच में दिखा दिया क्योंकि चर्चा आई थी, तो जो तथ्य है सामने हम रख देते हैं, फैक्ट्स को। जी कंटिन्यू करिए। तो वो जो आप बात कर रहे थे कि डेटा मैनिपुलेशन और ये सारी चीजें, बेसिकली क्या है कि जो ये एग्जिट पोल है, ये स्टैटिस्टिकल विधा है। ये डेटा को उसको एनालाइज करने की एक साइंटिफिक विधा है वर्ल्ड ओवर। ऐसी बात नहीं कि हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान में बहुत समय तक ठीक भी होते रहे। लेकिन जब से मोदी और शाह का इरा आया है, तो उसमें जो एग्जिट पोल की जो गुंजाइश थी, जो एनालिसिस था, जो डेटा साइज और सैंपल था, वो सब चीजें तो दरकिनार कर दी। एक कागज जाता है और उसको सबको पढ़ देते हैं, किसी में 45 से 50, किसी में 40 से 46, जो जैसा जिसकी सुविधा हो उसके हिसाब से आईटी सेल उनको पकड़ा देती है, वो भाई पढ़ देते हैं सारे।
उसके बाद बाकी खेल राजीव कुमार जी के सहयोग से, उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में काम कर दिया जाता है। अभी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक आप व्यंग कर रहे थे कि 70 सीटें हैं और 71 का दे दिया। ये कोई नई चीज थोड़ी है आशीष भाई, आप इतने इसमें हैरान मत हुआ कीजिए, ये मोदी जी का जमाना है। और पहले भी हुआ। यहाँ राजीव कुमार जी जैसे साथी वहां बैठे, ऐसी दुर्दांत प्रतिभाएं। आपने आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी? उन्होंने कहा कि जो महाराष्ट्र की जो एडल्ट पॉपुलेशन है 18 साल से ऊपर की, उससे कहीं ज्यादा महाराष्ट्र में वोटर बना दिए गए। वोटर, हाँ। तो फिर जब आप वोटर ज्यादा हो सकते तो एमएलए ज्यादा नहीं हो सकते? आप कैसी बातें करते हो? समझना पड़ेगा भाई, ये नया मॉडल है, दिस इज न्यू डेमोक्रेसी, बट दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। और सवाल ये है कि किस तरीके से सारे की सारी संवैधानिक संस्थाएं इस सारे मामले पर मौन बैठी हुई है, मौन है। 4.5 साल में कितने वोट बढ़े महाराष्ट्र में, और 6 महीने में कितने बढ़ गए? 39 लाख। और ये अकेले राहुल गांधी नहीं कह रहे, वहां पर सुप्रिया सुले भी बैठी थी, वहां शिवसेना के भी बैठे थे, और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और चुनाव आयोग ने, ये बात आज की थोड़ी, ये तो 1 महीने से चल रही है, चुनाव आयोग ने इस पर आवाज भी निकाली। कांग्रेस ने कहा कि साहब हम इसका फॉरेंसिक स्टडी करा रहे हैं, फॉरेंसिक डेटा स्टडी, आप हमें ये दोनों की दोनों एक्सेल शीट में सारी चीजें दे दीजिए, लोकसभा की पोल, जो अपने के इलेक्टोरल रोल, और ये जो विधानसभा की थी। ये तो वैसे पब्लिक डोमेन में ही होती है, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक ना तो उस पर मुंह खोला, ना वो दी और ना वो देंगे। और 18 तारीख को आपको पता है आपके मित्र राजीव कुमार जी सरकारी रिटायर हो जाएंगे। तो इस सारे मामले में अगर आप देखेंगे कि सारे का सारा सिस्टम मोदी जी के अनुकूल चुनाव आयोग। अब अच्छा एक बात है, सारी चीज छोड़ दीजिए, दिल्ली तो कोई आदिवासी एरिया नहीं, बहुत दूर भी नहीं है, और मोदी जी का डिजिटल इंडिया सबसे ज्यादा दिल्ली में ही है, पता ही आपको। अभी तक फाइनल फिगर दे दिया क्या इलेक्शन कमीशन ने? परसों वोटिंग हुई थी, बताइए जरा, मॉडल समझिए। वो काउंटिंग के बाद देंगे सर। नहीं, काउंटिंग के कितने दिन बाद देंगे, इसमें भी वो है, काउंटिंग के बाद भी देंगे या नहीं देंगे, कितने दिन बाद देंगे? जब आपके पास परसेंटेज है तो आपको फिगर देने में क्या परेशानी है भाई? फिगर से ही तो परसेंटेज बनाते हो, या कोई नया, जब 100 में से आपके 42 नंबर आए तभी तो 42% हुए ना। तो आपने परसेंटेज कहां से निकाला अगर आपके पास नंबर नहीं थे तो? क्यों नहीं बता रहे राजीव कुमार जी? दिल्ली तो भाई दिल्ली है, सेंटर में बैठे हो, सारा आ गया होगा अपडेट। अब तो राजीव कुमार जी काउंटिंग से पहले फाइनल फिगर्स दे दीजिए, वो भी नहीं दे रहे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने, इसका क्या बहाना है बता दीजिए मुझे, यहाँ तो कहीं बाहर से डेटा आना नहीं। नहीं, कोई नहीं, कोई ये विपक्ष की और इस देश के जनता, इस देश के लोगों को मैं बार बार कहता हूं, आप लोग मतलब कई लोग नाराज होते हैं कि आप जनता पर यही व्यूअर है, नहीं देखेंगे वीडियो, हमको नहीं देखो भैया वीडियो। इस देश की जनता इसके लिए जिम्मेदार है, विपक्ष और जनता दोनों। विपक्ष ज्यादा है, जनता थोड़ा कम है, क्योंकि नेताओं को लीड करना चाहिए। ये ऐसा थोड़ो है भाई, ये बैनामा करवा दिया है राजीव कुमार के नाम से। अगर कोई रजिस्ट्री या बैनामा हो कि इस देश को, भारतवर्ष को, भारत को, दैट इज इंडिया, भारत, उसको रजिस्ट्री करवा दिया हो या बैनामा करवा दिया हो, हम लोग हरवा चरवा हो, उनके खेत में काम करने वाले खेतिहर मजदूर हो राजीव कुमार के। अरे है क्या ये राजीव कुमार? कैसे नहीं? सुप्रीम कोर्ट को भी झुकाने होना चाहिए हिम्मत, खड़ा करें वकील, रोज पिटीशन, रोज देखते हैं कब तक संजीव खन्ना नहीं सुनवाई करते। ये विपक्ष की कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी है। आप खाली ट्वीट करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हमने आज कहा राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा कि ये जब पितृपक्ष में वो ऐसे बैंड बाजा वाले हैं कि पितृपक्ष में आज बैंड बाजा लेके निकले हैं कि आज बैंड बाजा बजाएंगे। जब जिस पितृपक्ष में नहीं होता ना कोई शुभ काम, शादी ब्याह नहीं होता, तब ये बैंड बाजा बजाने निकले हैं। अरे महाराष्ट्र का चुनाव हो गया, उस दिन से रोज पीसी करते, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। अब आज कर दिए, अब पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ है, अब 5 साल बाद फिर होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, होगी, खत्म। ये विपक्ष की नाकामी है, विपक्ष का निकम्मापन, नकारापन है। इस मामले में मुझे रत्ती भर संदेह नहीं है। और चुनाव आयोग पर मैं एक वो करके फिर आपसे सवाल लूंगा, मैं बताऊं, मुझे चुनाव आयोग पर मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है, रत्ती भर नहीं है। इसलिए नहीं है, मैं, आप एग्जिट पोल और पोल्स की बात हो रही थी, हम ओपिनियन पोल, मैं ओपिनियन पोल के एक अलग विधा, जैसे कई एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल के भी कई विधाएं हैं, अलग अलग साइंटिफिक तरीके हैं। एक बहुत पहले, आज 15-16 साल 20 साल पहले एक तरीका डेवलप हुआ, उस तरीके में मैं भी बहुत ढला।
मैंने खुद करवाया, खुद एक बार उस सिस्टम में करवाता था, फिर जब निजी तौर पर मैं चैनल लॉन्च किया, मैं संपादक रहा, तो उसके तहत करवाया। 2019 में, आखिरी बता रहा हूँ, 2019 का लोकसभा चुनाव, तब पुलवामा इम्पैक्ट नहीं था, न पुलवामा न बालाकोट। और एबीपी या तमाम चैनल्स जो ओपिनियन पोल उस समय कर रहे थे यूपी में, क्योंकि मोदी जी पुलवामा बालाकोट के पहले डाउन से थे, बीजेपी थोड़ी डाउन सी थी, तो कोई 34 सीट दे रहा था, कोई 32, कोई 36, ऐसे ही दे रहे थे यूपी में। उस समय मैंने शुरू किया था ओपिनियन पोल। वो लंबा प्रोसेस था, क्योंकि मैं बैलेट पेपर पर ओपिनियन पोल करवाता था। एक सैंपल लेते थे कि पर विधानसभा 300 बैलेट, एक लोकसभा में 5 विधानसभा है तो विधानसभा वार की किस विधानसभा में, बहुत डीप सैंपलिंग थी कि एक लोकसभा में अगर 5 विधानसभा है तो किस क्षेत्र में कौन पार्टी कमजोर है, किस विधानसभा में कहाँ कमजोर पड़ रही है, वहां विधायक किसका है, क्या विधायक से नाराजगी, तमाम चीजें उसके एनालिसिस पार्ट जो है मजबूत हो, इसके लिए उस लेवल पे जाते थे। तो 59 सीट्स आई थी मेरे ओपिनियन पोल में। हालांकि जब शुरू हुआ था तो पुलवामा बालाकोट इंपैक्ट नहीं था, लेकिन वो ओपिनियन पोल लंबा चला, तो खत्म होते होते, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ना, 3 में बैलेट बॉक्स में बैलेट पेपर पे ओपिनियन पोल करवाना बड़ा लेंथी प्रोसेस, तो खत्म होते होते पुलवामा बालाकोट हो चुका था। 59 सीट्स थी, 59 में हम बहुत छोटा मार्जिन मानते हैं 5% का, तो वो था कि 59 है, ये जो है 57 से 62 63 तक जाएगा, इसी के बीच में 59 है, तो 2 सीट 3 सीट आगे पीछे हो सकती है बस। मनोज सिन्हा तक उस वक्त बहुत ताकतवर थे, मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री बनते बनते चुके थे, वो तक हमारे ओपिनियन पोल में हारे थे। आज भी जिस चैनल को मैंने वो किया था, उसके लिए करवाया था, यूट्यूब में हो सकता है उसके मौजूद हो सारा डाटा, क्योंकि अब ऑनलाइन हो गया, जब यूट्यूब में है तो कहाँ जाएगा अगर डिलीट ना कोई करवाए तो। राम शिरोमणि वर्मा जो श्रावस्ती से सांसद बने, ये लोग चुनाव के नतीजों के बाद, मैं इसलिए बता रहा हूं कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता क्यों मेरे लिए संदिग्ध है। चुनाव के नतीजों के बाद सिंगल आईडी पर कहा कि माहौल में सब कह रहे थे कि बिल्कुल माहौल बना है, एक तरफा माहौल है, और वो सपा बसपा गठबंधन से सांसद बने थे, बसपा के कैंडिडेट थे। कहे कोई नहीं कह रहा था मैं जीतूंगा, सिर्फ एक चैनल के, आपके चैनल के पोल में सीट दिखाया था, और हम सीट वाइज, ऐसा नहीं कि 80 में इतना जीतेंगे, हम सीट वाइज, जब सीट वाइज हम बैलेट बॉक्स में करवा रहे हैं तो सीट वाइज हम दिखाते थे, जहां पर मुंह छिपाने का हमारे पास भी मौका ना हो कि गाजीपुर मनोज सिन्हा हार रहे हैं, श्रावस्ती राम शिरोमणि वर्मा जीत रहे हैं, ऐसे। और लाइव काउंटिंग होती थी, बैलेट बॉक्स लाइव टीवी पे खुलते थे, लाइव गिने जाते थे, ये सारा प्रोसेस, वो बहुत डिफरेंट टाइप का ओपिनियन पोल। 59 दिया था, सीट आई कितनी, उतने ही 62 पे जाके लटके, 62 पे जाके लटके 2019 में। 2022 के विधानसभा चुनाव में मैंने उसी तरीके से करवाया, और मैं खुद, आपको यकीन नहीं होगा हेमंत भाई, 250 विधानसभा क्षेत्रों में खुद गया हूं, टीम छोड़िए, खुद 250 विधानसभा क्षेत्रों में 403 के ओपिनियन पोल पूरा करवाया। 228 सीट समाजवादी पार्टी की थी, और बहुत सारे नेता निजी तौर पर मुझसे सैंपल मांगते थे कि मेरे क्षेत्र का जरा सा मुझे बता दीजिए। मैं कहना, जब तक मैं पब्लिक फोरम में नहीं लाऊंगा नहीं बताऊंगा कहाँ पे वीक हूं, क्या है हमारे क्षेत्र में। 228 था, वो नतीजे है पहली बार, ये मैं 19 का एग्जाम्पल बताया, मैं 15 साल से ऊपर हो गया करवाते हुए, पहली बार फेल हुआ 2022 में, क्योंकि सब फेल होना था। जब राजीव कुमार पास होंगे तो हेमंत अत्री फेल होंगे, आशीष चित्रांशी फेल होंगे, न्यूज लॉन्चर फेल होगा, सब पत्रकार फेल हो जाएंगे, जो जमीन की नब्ज को पकड़ते हैं, जो ग्राउंड के मिजाज को पकड़ते हैं, वो फेल हो जाएंगे। यही मैं कहना चाहता। तो क्या ये दिल्ली में थोड़ा सा लंबा हो गया, एग्जाम्पल्स इसलिए दिया कि थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाए अगर किसी को यकीन हो हम लोग पे। तो दिल्ली में क्या फिर एग्जिट पोल्स फेल होंगे? अगर फेल होते हैं हेमंत भाई तो सरकार किसकी बनेगी? फेल होने के बाद किसकी बनेगी? ये सवाल बहुत लोग कहेंगे कि ये सवाल क्या है, फेल होगी तो आम आदमी पार्टी बनेगी ना, फेल होगी तो किसकी बनेगी? पास होगी तब तो भाजपा। आशीष भाई बहुत सिंपल सी बात, आपने बहुत सही नब्ज पकड़ी है कि जब राजीव कुमार जीतते हैं तो हम सब हारते हैं, और वो पैमाना जब पूरे देश में लागू हो तो यहाँ पे दिल्ली में कैसे इनकार हो सकता है? देखिए सिंपल सी बात थी, आपने हरियाणा की बात की, आपने महाराष्ट्र की बात की, उससे पहले हमने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बार बातें की। आज एक नया पैटर्न एकदम पब्लिकली ओपन किया दोबारा से नए सिरे से राहुल गांधी ने,
और उन्होंने कहा कि ये वोट कहां से आ गए। और वो जो शिवसेना के जो बैठे थे वहां पर प्रवक्ता, उन्होंने ओपनली ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो ये 30 लाख वोट जो हैं ये अभी महाराष्ट्र में थे, इनमें से कुछ अब दिल्ली में चले जाएंगे और कुछ इनमें से फिर बिहार में चले जाएंगे और ये जीतने के काम आएंगे। अगर बहुत बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कर रहा हूं, केजरीवाल ने इनकी चोरी बिल्कुल ऑनसेट पे ही पकड़ ली थी, चुनाव जब शुरू हो रहा था शाहदरा से लेकर के नई दिल्ली में, कि इतनी वोट काट दी गई है, काटने की प्रक्रिया में है और इतनी नई वोट जोड़ी जा रही है, ये उन्होंने ओपनली कहा था कंस्टिट्यूएंसी वाइज। अगर वो खेल कामयाब हो गया बीजेपी का, क्योंकि पकड़े गए एक एक घर के अंदर 20-20 वोट, एक एक सर्वेंट क्वार्टर में 30-30 वोट, एमपीओ के घरों में 40-40 वोट, वो सारा खेल चल रहा था। अगर तो आशीष भाई वो कामयाब हो गया, फिर तो ये एग्जिट पोल बिल्कुल सच्चे है, फिर तो कंफ्यूज मत होइए। और अगर इनको, राजीव कुमार को और दूसरे भाई जो उनके सहयोगी दल है, नाम क्यों लें हम किसी का, अगर उनका खेल कामयाब नहीं हुआ, उनको ये डर रहा कि यार नंगे हो जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल तो अगर मान लो हार गए चुनाव, तो वो तो कांग्रेस की तरह खाली तो बैठेंगे नहीं, वो तो कल से ही लग जाएंगे शाम से ही कि भाई यहाँ पर कंस्टिट्यूंसी में ये खेल हुआ, ये हुआ। उनको किसी चुनाव आयोग के डेटा की जरूरत नहीं, तो खुद ही कर देंगे सारा खेल। तो अगर इनको नंगे होने का डर हुआ तो फिर इसका मतलब इनका खेल कामयाब नहीं हुआ, फिर भाजपा की हार 100% निश्चित है। और अगर इनका वो खेल कामयाब हो गया कि वोट कट भी गए और जो डेटा मैनिपुलेशन के हिसाब से जुड़ने थे वो जुड़ भी गए, फिर ये एग्जिट पोल बिल्कुल सच है। तो हमें उन दोनों ही परिस्थितियों पर ध्यान रखना होगा और कल का चुनाव परिणाम इस बात का पैरामीटर होगा कि क्या केजरीवाल ने वो जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं ना, जो किया था बीजेपी के ऊपर कि इतने वोट कटवा रहे, इतने जुड़वा रहे, इसका मतलब अगर केजरीवाल जीते तो इसका मतलब वो स्ट्राइक उनको बचा ले गया। और अगर उसके बावजूद भी वो हारते हैं तो ये बात मान के चलिए कि मोदी जी और शाह और क्या नाम है आपका राजीव कुमार, उन्हें इस बात, देखिए मैं तो हरियाणा की आपको बार बार, एक जब आप हरियाणा में आए भी थे मैं एक बात कहा करता कि कहीं पे कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हरियाणा में पंगा नहीं लेंगे, लेकिन हरियाणा में उन्होंने खुल के पंगा लेके दिखाया, खुल के। और वही हरियाणा यू का यू रेप्लिकेट कर दिया जाके महाराष्ट्र के अंदर। तो दिल्ली में तो उस तरह खतरा है नहीं। महाराष्ट्र के एक गांव ने कहा कि हम तो बैलेट से पोलिंग करा के दिखाएंगे, अपना सैंपल देख रहे हैं। पूरी सरकार को पसीना आ गया, चुनाव आयोग को पसीना आ गया, पुलिस नहीं भेजी, पैरामिलिट्री भेजी और वो एक्साइज रुकवा दी महाराष्ट्र गांव में। ध्यान होगा आपको, क्यों? वो चोरी पकड़ी जाती। तो दिल्ली का मेरा, देखिए भविष्यवाणी अपन ने हरियाणा के चुनाव के बाद बंद कर दी थी। ये जो चुनाव आजकल होते हैं इसकी भविष्यवाणी मेरी और आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसमें कितना डेटा मैनिपुलेशन है कोई नहीं पकड़ सकता इसको, ह्यूमनली तो पॉसिबल है नहीं, ये तो करने वाले ही बता सकते हैं। नायब सिंह सैनी साहब ने बहुत अच्छा कहा था काउंटिंग शुरू होने से पहले, भूल ना गए तो आप, उन्होंने कहा था सारी व्यवस्थाएं कर ली गई, सारी व्यवस्था कर ली हमने। तो अगर तो सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं फिर तो आप छोड़ देते इस बात में, फिर तो कोई इशू है नहीं। लेकिन अगर कहीं केजरीवाल के डर से, क्योंकि केजरीवाल जिस तरीके से चीजें करेंगे उनके डर से अगर वो सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई तो फिर आम आदमी पार्टी की जीत निश्चित मानिए आप। केवल इतना सा लेकिन ना इस पूरे चुनाव में की है, जो चुनाव की है ना, वो ये सब नहीं है जो आप देख रहे हो। की केवल इतनी है कि कितने वोट काट पाए पकड़े जाने के बावजूद और कितने जोड़ पाए, केवल इतनी सी कहानी। तो दर्शक साथी समझ जाएंगे। मैं आखिरी सवाल 30-40 सेकंड में उसका जवाब जरूर लेकिन चाहूंगा मैं साफ। देखिए वो काटना जोड़ना कितना कर पाए वो छोड़िए, लेकिन वो खुराना साहब के पुत्र ने बता ही दिया कि झुग्गियों तक के लिए बहुत मोटा हिसाब किताब था, वो सब तो हुआ ही होगा भाई। 2.5 करोड़ के बजाय उनको 75 लाख मिला था, यही नाराजगी थी। विधूड़ी और प्रवेश वर्मा उनके लिए तो कोई दिक्कत भी नहीं थी, कहीं से नहीं दिक्कत थी, ना आगे से ना पीछे से कहीं दिक्कत नहीं थी। ऐसे हालात में मेरे पास एक डाटा किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा है, आम आदमी पार्टी के नेता ने, ऐसे नेता ने जो केजरीवाल से रुष्ट हैं और मोर्चा खोले हुए हैं चुनाव से पहले से हैं आम आदमी पार्टी में, उन्होंने एक आंकड़ा भेजा, मैं बिना नाम के आंकड़ा खोल देता हूं इस शो में। 33 आम आदमी पार्टी, 32 बीजेपी और 5 कांग्रेस और प्लस अन्य लिखा है, हो सकता है एक सीट ओवैसी में उनको लग रहा हो। 33 आम आदमी पार्टी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं। कई सीटों पर आम आदमी पार्टी की टोपी लगा करके वो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वो समूह आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार किया है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तब उनके आंकड़ों को आप देखिए। उसके बावजूद 33 आपको दिया है, 32 भाजपा को और 5 कांग्रेस प्लस को, कांग्रेस प्लस।
ऐसे हालात में कह रहा हूं कि एग्जिट पोल्स मान लिया फेल हो जाते हैं, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं तो सरकार कौन बनाएगा? आशीष भाई, अगर चुनाव, जो कि बहुत नामुमकिन बात है, फिर मैं अगर कह रहा हूं, अगर चुनाव में वो सब खेल नहीं हो पाया जो वो करते हैं, तो आम आदमी पार्टी की 40 से नीचे सीट नहीं आएगी। और अगर वो खेल हो गया तो फिर आम आदमी पार्टी की 15 भी आ सकती है, 20 की, उसको मैं और आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ग्राउंड की पल्स ये है कि आम आदमी, अगर चुनाव निष्पक्ष होता है और जैसे होना चाहिए वैसा होता है, तो आम आदमी पार्टी की 40 सीट से नीचे नहीं आने वाली है। और बीजेपी, लेकिन खतरा रहेगा। खतरा इसलिए रहेगा कि आप जो 15-15 करोड़ वाला जो कार्यक्रम है, ये वैसे नहीं है। इसकी भी बैकग्राउंड है कि अगर कहीं वो आसपास स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में होंगे तो वो खेल वो करने में सक्षम। लेकिन अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ बिना इधर उधर हुए, तो 40 से कम सीटें मुझे दिखाई नहीं देती आम आदमी पार्टी की। बाकी ज्यादा ये लोग जानते हैं जिन्होंने ये डेटा का खेल किया है। अपेरेंटली ये लगता है कि, मुझे लगता है कंफर्टेबली सरकार बनाने की स्थिति में केजरीवाल हैं आज की तारीख में। चलिए, ये केजरीवाल जीतेंगे हारेंगे, आम आदमी पार्टी कितनी सीट आएगी, इस पर कोई नजर रखे न रखे, लेकिन मेरी एक सलाह है कि नीतीश कुमार जरूर नजर रखें। तमाम लोग, खेला डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा खेला डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत लोग, हमारे यहाँ भी लिखा जाता है, हम नहीं कहते नहीं लिखा जाता, मतलब उसमें एक लंबा पूरी फैकल्टी है खेला डिपार्टमेंट में कि ये खेला वो खेला। लेकिन अगर बीजेपी 40, 45, 50 कल आती है तो नीतीश कुमार अपना बोरिया बिस्तर पैक करना शुरू कर दें, क्योंकि फिर नीतीश का सिंधेकरण होना या बहुत सारे करण अब जो है हो सकते हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं रह जाएगी। बिहार के नतीजे ऐसे आएंगे, जेडीयू उतना ही जीतेगी जितनी भाजपा के इशारे पे किधर भी मर्ज हो जाए, कहीं चली जाए, उतना ही जीतेगी और बीजेपी बहुमत के करीब बिहार में रहेगी। आज दिल्ली की चर्चा के आखिर में बिहार पर, इसीलिए हम इसको जोड़ रहे हैं कि ये नतीजे बिहार का, अगला चुनाव बिहार का है, बिहार के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, दिल्ली से भी ज्यादा बिहार के लिए महत्वपूर्ण है। इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे हम हर टॉपिक में हेमंत अत्री में, हेमंत भाई के साथ। नमस्कार।